Hello dear students, how are you? You are welcome in Apne Shiksha Academy online program. Dear students, myself Dr. P.S. परिहार, आप लोगों के बोर्ड एग्जामिनेशन को ध्यान में देखते हुए अपने शिक्षा एकेडमी हाईटेक रिवीजन प्रोग्राम के अंतर्गत आज हम आप लोगों को सीबीएसई स्टूडेंट 12th स्टैंडर्ड का मोस्ट इफेक्टिव प्रैक्टिस पेपर कराने जा रहे हैं केमिस्ट्री का, और उम्मीद करते हैं इस पेपर में आपको अपनी एग्जामिनेशन से रिलेटेड बहुत ही जेन्युइन एंड कंक्रीट प्रिपरेशन को एहसास होगा। ओके, इनमें जो क्वेश्चन रखे गए हैं वो सभी चैप्टर से जो आपके बोर्ड में अपीयर्ड चैप्टर है, बोर्ड में इंक्लूडेड है बोर्ड सिलेबस में, और उनमें से प्रत्येक टॉपिक को टच किया है और प्रत्येक टॉपिक के इस बेसिक क्वेश्चन को कैप्चर किया है जिस क्वेश्चन के द्वारा आप उस चैप्टर और उस टॉपिक के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन गेन कर लें। ओके, तो लेट अस डिस्कस अ वेरी इफेक्टिव एंड इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस पेपर रिलेटेड टू सीबीएसई 12th स्टैंडर्ड बोर्ड एग्जामिनेशन। आइए डिस्कस करते हैं। पहले आपको स्टैंडर्डाइजेशन बताते हैं। इन दिस ईयर मींस 2023 you have to face 35 questions in CBSE 12th board examination chemistry paper, right? And hold the paper divided in 4 parts, 4 sections: section A, section B, section C, section D, and one more section E. Section A, section B, section C, सेक्शन डी एंड सेक्शन ई। सेक्शन ए, और इसका ये देखिए आपके सामने पूरा कंप्लीट इंफॉर्मेशन, 70 टाइम 3 hours. There are 35 questions in this sample paper with internal choice. Section A contain 18 multiple MCQ and each question carry 1 marks. Right? Section B, there are 7 very short answer questions and each question carry 2 marks. Now section C consists of 5 short answer questions. Section C में 5 question short answer questions होंगे and each question carry 3 marks. By the same way, in section D there are 2 case based questions. Case based means पैसेज दिया होगा, स्टेटमेंट दिया होगा, उससे रिलेटेड क्वेश्चन करना होगा। तो there are 2 case based question and each question carry 4 marks. Next, section E, there are 3 long answer questions and each question carry 5 marks. और इसमें all question कंपलसरी होंगे। क्वेश्चंस प्रत्येक सेक्शन में इंटरनल चॉइस होगी एंड प्रेजेंट टाइम यू नो वेल, पहले आपको लॉग टेबल दी जाती थी, बट प्रेजेंटली log table is not allowed. Log table, calculator, both are not allowed because where there is the requirement of log value, log or anti-log value, that is already given in questions. Okay, वो आपके questions में दी रहेगी। तो ये था जनरल इंस्ट्रक्शन, how the question is going to frame. And now related to questions, this is the section A. MCQ है, यहां पर MCQ means ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। 4 choices are given for each and every questions and you have to select 1 correct answer. मोर देन 1 करेक्ट आंसर नहीं होगा, ठीक है ना? जेई मेंस नहीं, मींस इसमें केवल 1 करेक्ट आंसर होगा उन 4 चॉइसेस में। तो इसमें पहले देखिए, द मेजर प्रोडक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल। सेकेंडरी अल्कोहल से बनने वाला जो मेजर प्रोडक्ट क्या होगा? तो दिस क्वेश्चन इज, अब देखिए सॉल्व करने का तरीका और आपके चैप्टर्स, इट इज रिलेटेड टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चैप्टर अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। एंड यू नो वेल, ऑन अकाउंट ऑफ द ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल, एल्डिहाइड इज फॉर्म। इफ वी टेक एनी इफेक्टिव, तो प्रीवियसली
सबसे पहले यदि प्राइमरी अल्कोहल का कराते हैं तो एल्डिहाइड, फर्दर वो कार्बोक्सिल में कन्वर्ट हो जाएगा, एंड सेकेंडरी अल्कोहल दैट विल कन्वर्ट इनटू कीटोन। तो ऑक्सीडेशन आप देखते थे प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी, और टर्सरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराने पर जनरली ऑक्सीडाइज नहीं होता है। विशेष कंडीशन में स्पेसिफिक कंडीशन टर्सरी अल्कोहल के साथ लगानी पड़ती है, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेकर के, तो वो एक मिक्सर फॉर्म करता है, राइट। तो यहां पर ये जो सेकेंडरी अल्कोहल है, दिस इज कंसीडर टू बी द सेकेंडरी अल्कोहल। अब सेकेंडरी अल्कोहल में देखिए आपको हम ये बता दे रहे हैं, आर alkyl, this is the secondary alcohol, allowed to oxidize it, it will form ketone. Okay, so this is the explanation. It means its correct answer is B part. Its B part is considered to be the correct answer, right? Next, second question, which of the following alkyl halide has maximum density? This is very important questions. ऐसा क्वेश्चन है जो चैप्टर से रिलेटेड कंसेप्चुअल अप्रोच की ओर ले जाता है, और दिस क्वेश्चन इज रिलेटेड टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड चैप्टर फर्स्ट ऑर्गेनिक का, दैट इज हेलो एल्केन एंड हेलो एरियंस, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। और इसमें कह रहा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एल्काइल हैलाइड हैज मैक्सिमम डेंसिटी? इसकी डेंसिटी मैक्सिमम किसकी हो सकती है? अब देखिए, इसको हम ध्यान से देखेंगे, यहां पे चेन देखना पड़ेगा सभी के साथ। आई जनरल फार्मूला आप जानते हैं, जनरल फार्मूला आई होप यू नो वेल। जनरल फार्मूला के अंतर्गत एल्काइल हैलाइड RAX, इट इज कंसिडर्ड टू बी द जनरल फार्मूला ऑफ एल्काइल हैलाइड। हेलोजन की जगह यहां पर इसमें I, BR और I है। अब कह रहा है इसमें डेंसिटी मैक्सिमम किसकी होगी? तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम, यानी वॉल्यूम भी मिनिमम होना चाहिए, तभी आप इसकी डेंसिटी मैक्सिमम कर सकते हैं। और वॉल्यूम मिनिमम करने के लिए आप ये देखिए ध्यान से, इसमें CH3 है, इसमें C3H7 है, कार्बन की चेन लंबी चेन है, तो इसको तो ये बिल्कुल नहीं हो सकता है। इसमें 2 कार्बन एटम है, वी कैन इग्नोर। अब इन दोनों में देखना है, इसमें जो एल्काइल हो मैक्सिमम डेंसिटी के लिए नंबर ऑफ कार्बन एटम एल्काइल में कम से कम होने चाहिए, मिनिमम। और जो हेलोजन होगा उसका मास सबसे अधिक होना चाहिए, नहीं एटॉमिक मास, उस हेलोजन को सिलेक्ट करेंगे जिसका साइज सबसे बड़ा होगा। तो साइज सबसे बड़ा हेलोजन में यू नो वेल, इसमें जो अवेलेबल है आयोडाइड, ब्रोमाइड, तो ब्रोमाइड सबसे नीचे आयोडाइड होता है। ये देखिए दीज आर द हेलोजन्स, तो इनमें आई सबसे, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड में आयोडाइड सबसे ज्यादा इफेक्टिव होगा, ठीक है, इसका साइज सबसे बड़ा होगा, जो जनरल हमें एप्लीकेबल कंडीशन में लिए जाते हैं, राइट। तो यहां पर सबसे करेक्ट आंसर होगा डी, किसमें नंबर ऑफ एल्काइल में कार्बन एटम सबसे कम है, और हेलोजन उसको लिया है जो यहां पे अवेलेबल था, जिसका साइज सबसे बड़ा, एटॉमिक मास सबसे अधिक है। इट मींस इट्स करेक्ट आंसर इज डी ऑप्शन, CH3I। तो इस तरह के यदि क्वेश्चन आते हैं, कोई एल्काइल हैलाइड दिया होता है और आपसे कहा जाता है कि बताइए इसमें डेंसिटी सबसे ज्यादा किसकी होगी, डेंसिटी से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, तो आपका करेक्ट आंसर होगा कि एल्काइल में नंबर ऑफ कार्बन एटम कम से कम हो, और जो हेलोजन हो उसका एटॉमिक मास मैक्सिमम हो, राइट। ओके, देन नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, द रीजन ऑफ लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। This question is taken from inorganic chemistry and chapter D and F block element। इसमें जो चैप्टर होगा वो D and F block element का है, और D F में F block element में देखिए तो लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन, एक्टिनोइड कॉन्ट्रैक्शन, यहां पे दिया है लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन। तो व्हाट इज द लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन?
As we move from left to right in lanthanide series, the atomic radius and size of element is going to decrease. ये छोटा होता जाता है. क्यों? लेफ्ट टू राइट मूव करने पर जेब बढ़ता जाता है. जेब, और जब जेब मींस इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जिससे कि मिलकर बना होता है इफेक्टिव न्यूक्लियर फोर्स. जेब बढ़ता जाएगा, और जब जेब बढ़ता जाता है तो उसका एटॉमिक साइज, एटॉमिक रेडियस कंटिन्यूअसली डिक्रीज करती जाती है. तो कह रहा है इसमें लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन का जो सबसे इफेक्टिव मुख्य रीजन इसका क्या होगा, और हम उसको कैसे जानेंगे, कैसे आइडेंटिफाई कैसे करेंगे. तो देखिए इसका सबसे करेक्ट आंसर है, इसमें लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो जेब, और जेब को प्रभावित कौन करता है? यू नो, जेब इज हाईली इन्फ्लुएंस्ड बाय शील्डिंग इफेक्ट और स्क्रीनिंग इफेक्ट. और लेंथेनॉइड सीरीज हो या एक्टिनॉइड सीरीज हो, लेंथेनॉइड सीरीज में स्क्रीनिंग इफेक्ट नेग्लिजिबल होता है. और हम जानते हैं, आपको बेटा ये अच्छी तरह से मालूम होना चाहिए, इसको केवल आंसर तुरंत जानना जरूरी नहीं होता है. केवल आंसर जान करके रीजन नहीं जान पाएंगे तो इस प्रैक्टिस पेपर को करने से कोई एडवांटेज नहीं मिलेगा. हमें मालूम है ये जो जेफ होता है, जेफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू शील्डिंग इफेक्ट. मींस शील्डिंग इफेक्ट जितना पुअर होगा जेब की वैल्यू उतनी बढ़ेगी, और जेब बढ़ता जाएगा. जब जेब बढ़ेगा तो जेब इज रिस्पॉन्सिबल टू कॉन्ट्रैक्ट द साइज ऑफ एलिमेंट. एलिमेंट के साइज को छोटा करता जाता है, कॉन्ट्रैक्शन जनरेट करता है. अल्टीमेटली ये जो आपके लेंथेनाइड सीरीज होती है, ये है लेंथेनाइड सीरीज. दिस इज द सीरीज. एटॉमिक नंबर ये लेंथेनाइड है, 58 से स्टार्ट होता है और 71 पहुंचता है. दिस इज कंसिडर्ड टू बी द लेंथेनॉइड सीरीज. और इस सीरीज में लेफ्ट टू राइट यानी ये सी से अप टू एल यू तक मूव करने में, इसमें जब मूव करते जाएंगे तो समझिए ध्यान से बहुत अच्छी तरह से, जैसे मूव करेंगे जेब की वैल्यू बढ़ती जाएगी, और जेब बढ़ती जाएगी तो बढ़ने जो इनका साइज छोटा होता जाएगा. लेकिन लेंथेनाइड में चूंकि एफ ऑर्बिटल होते हैं ना, इनका डिफ्यूज साइज होने के कारण, ड्यू टू देयर डिफ्यूज साइज, एफ का मतलब ही होता है एफ ऑर्बिटल डिफ्यूज साइज, और डिफ्यूज साइज होने के कारण शील्डिंग इफेक्ट बहुत पुअर हो जाता है. और जब शील्डिंग इफेक्ट बहुत पुअर हो जाएगा, बट नेचुरल जेब की वैल्यू एवरेज से ज्यादा हो जाती है. और जब जेब ज्यादा हो जाएगा तो लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे, देयर साइज इज गोइंग टू डिक्रीज continuously. It is considered to be lengthenoid contraction. Its correct option is A. Negligible screening effect of F orbital. I hope everybody come to know. There should be no confusion. Now, question number 4. In which case Raoult's law is not applicable? वो कौन सी कंडीशन होती है, वो कौन सा केस होता है जहां पर राउल्ट्स लॉ एप्लीकेबल नहीं होता है. ओके, तो डियर स्टूडेंट्स, राउल्ट्स लॉ आपने पढ़ा है. दिस क्वेश्चन इज टेकन फ्रॉम फिजिकल केमिस्ट्री, अदर फिजिकल केमिस्ट्री चैप्टर सॉल्यूशन. और सॉल्यूशन में राउल्ट्स लॉ को दो तरह से हम पढ़ते हैं. राउल्ट्स लॉ का जो एप्लीकेबल है, राउल्ट्स लॉ एप्लीकेबल कॉन्सेप्ट है. Raoult's law is applicable only for non-volatile liquid, non-volatile compounds. Non-volatile compound means those compound which can't break into ions. जो आयन में ब्रेक नहीं होते हैं, ना उनका डिसोसिएशन होता है ना एसोसिएशन होता है, केवल उन्हीं कंपाउंड के लिए एप्लीकेबल होता है. क्यों? यदि आयनिक कंपाउंड लेंगे तो उसका जब एक्वस सॉल्यूशन बनाएंगे तो या उसका डिसोसिएशन होगा या एसोसिएशन होगा. अल्टीमेटली उसकी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज यूज टू चेंज. तो हम देखेंगे इसका कॉन्सेप्ट क्या निकला. राउल्ट्स लॉ इज एप्लीकेबल ओनली फॉर नॉन वोलेटाइल कंपाउंड. ये केवल नॉन वोलेटाइल कंपाउंड के लिए एप्लीकेबल होता है. और नॉन वोलेटाइल कंपाउंड, इसमें ग्लूकोज
यूरिया नॉन वोलेटाइल है, ग्लूकोज नॉन वोलेटाइल है, सुक्रोज नॉन वोलेटाइल है। तो इन सब में एप्लीकेबल होगा। एप्लीकेबल किस में नहीं होगा? इस NaCl में। तो डियर स्टूडेंट, इट्स करेक्ट आंसर इज NaCl। व्हाई? बिकॉज ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ aqueous solution of NaCl, it used to dissociate Na positive as well as Cl negative, क्योंकि इसमें डिसोसिएट हो जाता है, और डिसोसिएट होने के कारण हम इसको आसानी से कैलकुलेट नहीं कर सकते। इसकी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज मस्ट बी चेंज। आई होप एवरीबडी कम टू नो, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन 5th, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। डियर स्टूडेंट, कंसंट्रेट योरसेल्फ ऑन दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखिए आप। The diagram below show an incomplete experimental setup need to measure the electrode potential, ये लिखा है EMF, electrode potential of cell composed of the standard copper electrode and silver electrode. ओके, ये देखिए सिल्वर इलेक्ट्रोड Ag पॉजिटिव और Ag में कन्वर्ट हो रहा है। Ag पॉजिटिव इज गोइंग टू कन्वर्ट इनटू Ag इलेक्ट्रोड। अब इसमें ये देखना है, आपको बताना क्या, क्वेश्चन समझिए। क्वेश्चन समझने में कॉम्प्लेक्शन होता है। ये इनकम्प्लीट है, आपका दिया हुआ है, 2 है। बेटा मैं आपको बता दूं, दिस क्वेश्चन इज रिलेटेड टू फिजिकल केमिस्ट्री एंड चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से रिलेटेड है। और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आप सेल पढ़ते हैं 2 तरह से, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड इलेक्ट्रोलिटिक सेल। इलेक्ट्रोलिटिक सेल इलेक्ट्रोलिसिस होता है, डिकम्पोजिशन होता है, इन्फ्लुएंस आप करें, ठीक है। उसमें आपकी क्या होती है, केमिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। और यहां पर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्या होता है, केमिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो यहां देखिए, एक ये आपका दिया हुआ है इलेक्ट्रोलिटिक सेल, कॉपर इलेक्ट्रोड इसमें लगा हुआ, ये कॉपर इलेक्ट्रोड है, और ये दूसरा इलेक्ट्रोलिटिक सेल है। तो ये देखिए, जिसमें इलेक्ट्रोलिसिस जिस कंटेनर में परफॉर्म किया जाता है उसको इलेक्ट्रोलिटिक सेल बोलते हैं। इसमें इलेक्ट्रोड सिल्वर है, ये कॉपर इलेक्ट्रोड है, कॉपर इलेक्ट्रोड, एंड दिस वन इज द सिल्वर इलेक्ट्रोड। और इसमें जो भरा हुआ है दैट इज द सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ AgCl। AgCl है, ये देखिए क्रिस्टल आप AgCl के रखे हुए हैं और AgCl सॉल्यूशन है। और इसमें तो कह रहा है व्हाट इज द केमिकल कंपोजिशन ऑफ सॉल्यूशन A। एक यहां पर B में क्या है, इस वाले ये जो आपका दिख रहा है इसमें सिल्वर की रॉड पड़ी है और AgCl है सॉल्यूशन, सिल्वर की रॉड और सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ AgCl, सिल्वर क्लोराइड। आप देख रहे हैं ना, यहां पर नजर दौड़ाए। और यहां पर देखिए केवल कॉपर है, तो इसमें कौन सा सॉल्यूशन होगा? आई होप एवरीबडी, कॉपर इजिली डिसॉल्व इन H2SO4 टू फॉर्म कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। अल्टीमेटली इसका करेक्ट ऑप्शन होगा आपका पहला ही ऑप्शन करेक्ट है। समझिए ध्यान से, इसमें लिखा है टू मेजर द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सेल कंपोज्ड ऑफ द स्टैंडर्ड कॉपर इलेक्ट्रोड एंड सिल्वर। सिल्वर पॉजिटिव से क्या हो रहा है, देखिए सिल्वर का यहां पर रिडक्शन हो रहा है। There is the possibility of the reduction of silver। सिल्वर का यहां रिडक्शन होगा, और सिल्वर के रिडक्शन से कैसे गेस करेंगे बेटा? देखिए Ag प्लस Ag 0 में जा रहा है, रिडक्शन हो रहा है, तो ये रिड्यूस होकर के इसमें पहुंच रहा है। तो फिर कॉपर में क्या होना चाहिए, इसमें जो इलेक्ट्रोलाइट के रूप में भरा है वो होना चाहिए कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोलाइट के रूप में। इट मींस इट्स फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस है और आपको इसमें काफी अलर्ट रहना पड़ेगा, राइट? नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 होने के बाद 6 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग रीजेंट इज रिक्वायर्ड फॉर द फॉलोइंग कन्वर्जन। रिक्वायर्ड,
एक थोड़ा इसमें रिक्वायर्ड, ये कन्वर्जन दिया है और इसमें रीजन बताना C6H5, ये CH2 है, CH2Cl, C6H5 CH2Cl, C6H5 CH2, this is the N and here CH3. इस इंटर कन्वर्जन है, मींस इट दिस क्वेश्चन इज आल्सो रिलेटेड टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बेटा ये क्वेश्चन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है और इंटर कन्वर्जन से रिलेटेड है। इंटर कन्वर्जन करना है। आप देखिए क्या है, ये बेंजाइल क्लोराइड है C6H5CH2Cl, दिस इज द बेंजाइल क्लोराइड और आपको इसमें क्या है, बेंजाइल है और 2CH3N के साथ एंटर कर रहे हैं, मींस इट इज कन्वर्टेड इनटू टर्सरी अमाइन, दिस इज CH3, ये CH3, ये टर्सरी अमाइन में कन्वर्ट हो रहा है। इट मींस, याद आया आपको, इसको स्मूथली कन्वर्ट करने के लिए आपको किस कॉन्सेप्ट में जाना पड़ेगा, आपको अमाइंस चैप्टर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन, उसमें अमाइंस, और अमाइंस में प्रिपरेशन प्रोसेस आप देखना पड़ेगा, प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी अमाइन, और वहां पर आपको रिक्वायरमेंट होती है अमोनोलिसिस, अमोनोलिसिस की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो ये देखिए इसका जानते हो क्या, करेक्ट ऑप्शन होगा ए। अब आप कहेंगे सर ये करेक्ट ऑप्शन कैसे हो सकता है, यहां पर CH3NH2 होगा, ये NH2 है, CH3NH2 एंड कॉमा है ये CH3Cl। क्यों ये होगा CH3NH2 एंड CH3Cl, व्हाई इट इज कंसिडर्ड टू बी, ये कैसे कंसीडर करेंगे कि यही है। आप देखिए आपके सामने इसको हम फॉर्म कर रहे हैं, कैसे जानेंगे कि इसी को लिया गया है। ये बेटा कौन सा किसको कैरी करेगा, तो कॉन्सेप्ट कौन इसमें लेंगे, कॉन्सेप्ट लेंगे अमोनोलिसिस, फिर एनी एल्काइल हैलाइड रिएक्ट विद एक्सेस अमोनिया, देन प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी अमाइंस आर फॉर्म। आप इसमें देखिए कैसे बनाते हैं, ये बेंजाइल क्लोराइड दिया हुआ है, दिस इज द बेंजाइल क्लोराइड, और जब बेंजाइल क्लोराइड दिया है तो इसमें देखिए हम कैसे सर्टेन करेंगे, देख लीजिए आपके सामने इंटर कन्वर्जन कर रहे हैं पूरा, C6H5 CH2Cl, इट इज गोइंग टू इंटरेक्ट विद, अब देखिए इसका इंटरेक्शन करेंगे हम, पहले CH3, इंटर कन्वर्जन है तो पूरी रिएक्शन लिखने की हमें रिक्वायरमेंट नहीं है, C6H5 CH2Cl, और हम यहां लिखेंगे CH3NH2, ये NH2 है, ओके, PH फ्रॉम हियर एंड Cl फ्रॉम हियर, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। यहां से CH को हटा लेंगे और यहां से Cl को हटा देंगे, तो निकल क्या गया HCl, हमारा प्रोडक्ट क्या बन जाएगा C6H5 CH2, देखिए, और यहां पे क्या लग गया NH, यहां पे C6H5 CH2, यहां से Cl गया और यहां से H गया, जहां से Cl हटा उसकी जगह रिमेनिंग पार्ट लग जाएगा NHCH3, और एक बार फिर CH3Cl से करा देंगे, वन मोर CH3Cl, तो ये H फ्रॉम हियर एंड Cl फ्रॉम हियर, HCl निकल जाएगा और जहां CH हटा उसकी जगह CH3 अटैच हो जाएगा, तो हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा C6H5 CH2N, और एक CH3 तो था ही पहले से, एक CH3 और आ जाएगा, हो गया। दिस इज काउंटेड अंडर अमोनोलिसिस, इट मींस ऑप्शन ए इज करेक्ट, राइट, समझ में आ गया ना। तो ये अमोनोलिसिस हमें याद रखना पड़ेगा, एक एल्काइल हैलाइड और अमोनिया के एक्सेल ले लेंगे तो प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी ऑल द अमाइंस आर गोइंग टू फॉर्म, करेक्ट। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन में वन मोल ऑफ, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप क्वेश्चन देखिए, लिखा है 1 मोल ऑफ CrCl3.6H2O is treated with excess of AgNO3, 3 moles of AgCl are obtained.
द फार्मूला ऑफ कॉम्प्लेक्स इज, अब इस कॉम्प्लेक्स का फार्मूला, तो बेटा दिस क्वेश्चन रिलेटेड टू इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड नेम ऑफ चैप्टर इज कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, और इसमें चैप्टर का नाम क्या होगा, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। अब देखिए इसमें ऑप्शन क्या करेक्ट हो सकता है और क्यों। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहां पर हमारा जो दिया हुआ है, ये देखिए CrCl3 दिया है और ट्रीटेड विथ एक्सेस AgNO3, देन 3 moles ऑफ AgCl आर फॉर्म। कितने बन रहे हैं, 3 moles ऑफ AgCl आर फॉर्म, और 3 moles AgCl बन रहे हैं, इट मींस AgNO3, तो नो डाउट Ag पॉजिटिव एंड NO3 निगेटिव, Ag पॉजिटिव NO3 निगेटिव होगा। और यहां पर CrCl3 था, इसके साथ मिलकर के 3 moles बना रहा है, 3 moles AgCl, यानी 3 Ag लिए जा रहे हैं और 1 Ag यूज टू अट्रैक्ट विथ 1 Cl, इट मींस ऑल 3 Cls आर टेकन, क्योंकि यहां ये से देखो Cl बनता है ना, और इन दोनों में किसका इंटरेक्शन होगा, Ag और Cl मिलके क्या बना देंगे, AgCl। और चूंकि इस क्वेश्चन के अनुसार कितने 3 moles AgCl के बन रहे हैं, यानी यहां पे 3 Cl की रिक्वायरमेंट होगी, तो जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बन के तैयार होगा ना बेटा, जो एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनेगा उसमें नो डाउट Cl कितने होने चाहिए, 3, क्योंकि 1 Ag टेक 1 Cl, यहां 3 moles AgCl, 3 Cl की रिक्वायरमेंट है। अब इन चारों आपके जो 4 चॉइसेस हैं, इन 4 चॉइसेस में देखिए Cl किसमें 3 है, ये Cl इसमें 3 नजर आ रहा है लास्ट वाले, ये इट मींस इट्स करेक्ट आंसर इज, कैसे जाना, 3 moles बन रहे थे तो 3 Cl की रिक्वायरमेंट होगी, 3 Cls आर गोइंग टू कन्वर्ट इनटू आयंस, और बेटा ये देखो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर है, ये काउंटर आयन कहते हैं, यहां पर Cl आयनिक स्टेट में है, लिगेंड फॉर्म में नहीं है, ये आयनिक स्टेट में है ना Cl, इट मींस करेक्ट ऑप्शन इज दिस। तो इस तरह का एक क्वेश्चन आना बिल्कुल जरूरी है, डेफिनेटली आएगा, आप इसमें वॉच करेंगे ऐसा क्वेश्चन मिलेगा। ये जेई मेंस में भी इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, आपके बोर्ड की इक्विवेलेंट जेई मेंस भी होता है, राइट। इसके बाद तो करेक्ट हो गया ना, क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 इन द रिएक्शन। अब देखो इसमें एक रिएक्शन है जिससे रिलेटेड टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड बेसिकली हेलोएल्केन एंड हेलोएरीन, चैप्टर का नाम है आपके हेलोएल्केन एंड हेलोएरीन से है, क्लियर। एंड हेलोएल्केन एंड हेलोएरीन से रिलेटेड क्वेश्चन में है, ये देखिए बेंजीन रिंग है, दिस इज क्लोरोबेंजीन यूज्ड टू रिएक्ट विद CH3COCl, दिस इज 3 CH3COCl, ये ऊपर लिखा हुआ है AlCl3, ये एनहाइड्रस है। आपको मालूम होना चाहिए एनहाइड्रस AlCl3 यूज्ड टू वर्क, कैसा वर्क करता है, इलेक्ट्रोफिलिक रीजन, बिकॉज एरोमेटिक कंपाउंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हमें रिक्वायरमेंट होती है इलेक्ट्रोफिलिक रीजेंट की, बिकॉज यू नो इलेक्ट्रोफिलिक रीजेंट्स आर रिस्पॉन्सिबल टू रिड्यूस द स्टेबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिक एरोमेटिक कंपाउंड, क्योंकि एरोमेटिक कंपाउंड में रेजोनेंस पाया जाता है, और रेजोनेंस पाए जाने का इसकी स्टेबिलिटी कई गुना ज्यादा बढ़ जाती है, तो स्टेबिलिटी को डिक्रीज करने के लिए देयर इज द रिक्वायरमेंट ऑफ एनी सुटेबल रीजन, और रीजन होता है इलेक्ट्रोफिलिक रीजन। तो ये एनहाइड्रस नीचे लिखा था, क्लियर नहीं हो रहा था तो मैंने लिख दिया एनहाइड्रस AlCl3। तो A और B 2 प्रोडक्ट बन रहे। अब प्रश्न उठता है A क्या होगा और B क्या होगा। तो मैं देखिए आपकी रिएक्शन ही पूरी कंप्लीट किए दे रहा हूं, प्लीज नोटिस द रिएक्शन, ये है, और अलाउ टू रिएक्ट विद CH3COCl in the presence of anhydrous AlCl3. Dear student, you should remember here Cl is ortho and para directive group. इस तरह के रिएक्शन को ऑपरेट करने के लिए सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा दैट ग्रुप विच इज प्रेजेंट इन बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग में इसमें जो ग्रुप है वो Cl,
और Cl है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप में काउंट किया जाता है। इट मींस इट इज आर्थो एंड पैरा डायरेक्टिव। याद है ना, एरोमेटिक कंपाउंड में आर्थो एंड पैरा पोजीशन, दिस इज आर्थो, दिस इज मेटा एंड दिस वन इज द पैरा पोजीशन, आर्थो मेटा एंड पैरा। तो देखिए इसमें ये आर्थो एंड पैरा डायरेक्टिव ग्रुप है, एक बार ये कहां सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, आर्थो पोजीशन पे COCH3, और नेक्स्ट टाइम अब ये ऐसे ही है, नेक्स्ट टाइम कहां पर आ जाएगा, ये आर्थो से पैरा पोजीशन पे COCH3, और बाय प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, HCl, यहां से H, यहां से H निकलेगा और यहां से Cl, इनको बैलेंस करने की नो रिक्वायरमेंट। तो ये क्या बन गया, आर्थो क्लोरो एसिटोफिनॉल, पैरा क्लोरो एसिटोफिनॉल, आर्थो क्लोरो एसिटोफिनॉल। भाई देखिए ये तो क्लोरो रहेगा, अब ये आर्थो पोजीशन में, पैरा पोजीशन में, तो इसी के इक्विवेलेंट इसको मान लें, ये ज्यादा इफेक्टिव है, तो एक आर्थो और एक पैरा, तो इसका नाम, इसका मतलब सही करेक्ट आंसर आ जाएगा आर्थो क्लोरो एसिटोफिनॉल, ये एसिटोफिनॉल है, और ये पैरा क्लोरो एसिटोफिनॉल। इट्स करेक्ट ऑप्शन इज सी। ये दो प्रोडक्ट आपके बनेंगे और इसका करेक्ट ऑप्शन आप देख रहे हैं सी है, आर्थो, आर्थो पोजीशन पे है ये, और ये पैरा पोजीशन पे, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, which of the following statement is not correct for carboxylic acid? Dear student, this question is related to organic chemistry and name of chapter you know, aldehyde, ketone and carboxylic acid। तो ये स्पेशली कार्बोक्सिलिक एसिड से रिलेटेड ये है, और दिस इज द कार्बोक्सिलिक एसिड। अब इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड देखें, कार्बोक्सिलिक एसिड का जनरल फार्मूला आपको आना ही चाहिए। डियर स्टूडेंट, दिस वन इज कार्बोक्सिलिक एसिड। अब हमें ये बताना है जो कार्बोक्सिलिक एसिड से स्टेटमेंट नॉट करेक्ट, कार्बोक्सिलिक एसिड से जो हो उससे रिलेटेड क्या है, करेक्ट नहीं है, स्टेटमेंट सही नहीं है, ये गेस करना है। तो पहले देखिए, एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड अंडरगो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इट इज यूनिवर्सल ट्रुथ, ऑल द एरोमेटिक कंपाउंड यूज्ड टू परफॉर्म इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, करेक्ट। कार्बोक्सिलिक एसिड आर स्ट्रॉन्गर एसिड देन अल्कोहल, इट इज आल्सो यूनिवर्सल ट्रुथ, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड नेचुरली ये चैन को रिलीज करने की कैपेसिटी होती है, तो अल्कोहल से तो अधिक इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ होती है ना। थर्ड है, कार्बोक्सिलिक एसिड डज नॉट अंडरगो एनी रिएक्शन विद Na2CO3, ये गलत है। क्यों गलत है? अरे कार्बोक्सिलिक एसिड इज एसिडिक इन नेचर एंड सोडियम कार्बोनेट इट इज बेसिक इन नेचर। आपको मालूम होना चाहिए, मेटल ऑक्साइड, metal hydroxide, metal carbonate, metal bicarbonate, all these are basic in nature. Then when carboxylic acid is acidic in nature, जब कार्बोक्सिलिक एसिड एसिडिक इन नेचर है तो नो डाउट Na2CO3 क्या है, बेसिक रिएक्शन परफॉर्म होगी। ये देखिए RCOONA प्लस CO2 और प्लस H2, इट मींस ये जो ऑप्शन है इट इज नॉट करेक्ट फॉर कार्बोक्सिलिक एसिड। इसमें कह रहा है रिएक्शन नहीं देगा, जबकि रिएक्शन देता है। और लास्ट, हेल्महोल्ट्ज जेलेंस्की रिएक्शन इज गिवन बाय कार्बोक्सिलिक एसिड, ये भी है, अल्फा हैलोजन डेरिवेटिव बनाता है रेड फास्फोरस के प्रेजेंस में, ठीक है, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। तो सही कौन नहीं था, सी पार्ट। तो डियर स्टूडेंट, इट्स करेक्ट आंसर इज सी। और मैंने कार्बोक्सिलिक से रिलेटेड था तो कार्बोक्सिलिक के कैरेक्टर भी मैंने डिस्कस कर दिया, राइट। नेक्स्ट देखिए, और नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 10 ऑब्जेक्टिव ही है, विच ऑफ द फॉलोइंग, समझिए क्या लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल शो अ नेगेटिव डिविएशन विद राउल्स लॉ। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के थ्रू हम आपको यह सजेस्ट करना चाहते हैं कि फिजिकल केमिस्ट्री में सॉल्यूशन चैप्टर अपने आप में बैकबोन है, केमिस्ट्री में बैकबोन है, और उसमें कह रहा है राउल्स लॉ आपने पढ़ा है, राउल्स लॉ, आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन वो थे जो राउल्स लॉ को सॉल्यूशन की प्रत्येक स्टेप पर फॉलो करते थे कंप्लीटली, और नॉन आइडियल सॉल्यूशन दो सॉल्यूशन व्हिच डोंट फॉलो टू राउल्स लॉ अंडर इंटायर स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन आर कंसीडर्ड टू बी नॉन आइडियल सॉल्यूशन।
और डियर स्टूडेंट, नॉन आइडियल सॉल्यूशन को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, और दो पार्ट कौन से थे? वो दो पार्ट थे, नॉन आइडियल सॉल्यूशन विद पॉजिटिव डिविएशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन विद नेगेटिव डिविएशन। पॉजिटिव डिविएशन वो शो करते हैं जब दो सॉल्यूशन को मिक्स करते हैं तो उनके बीच लगने वाला इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स वीक हो जाता है, उसको बोलते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन विद पॉजिटिव डिविएशन। क्यों वीक हो जाएगा? तो उसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा, हीट को रिलीज करेगा। होता है ना नॉन आइडियल सॉल्यूशन, डेल्टा एच पॉजिटिव डिविएशन के लिए, और ये कह रहा है क्या शो करता है? निगेटिव डिविएशन। तो इसका मतलब डेल्टा एच क्या आना चाहिए? निगेटिव। डेल्टा वी भी क्या आना चाहिए? निगेटिव। और डेल्टा वी होती क्या है बेटा? V2 माइनस V1। निगेटिव आने का मतलब क्या कंक्लूजन निकला? देयरफॉर V1 इज ग्रेटर देन V2। V1 क्या है? मिक्स करने के पहले का वॉल्यूम, जब दोनों लिक्विड को मिक्स नहीं किया गया था उसके पहले का वॉल्यूम है, और V2 वॉल्यूम ऑफ मिक्सर। मिक्सर का मतलब दोनों लिक्विड को जब हमने आपस में मिक्स कर दिया था उस समय वॉल्यूम V2 है। अब देखिए V2 कब क्या शो कर रहे हैं? V2 कम होना चाहिए, और V2 कब तभी होगा जब दो सॉल्यूशन को मिक्स करेंगे तो उनके बीच का फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बढ़ेगा। अब आप इसमें चेक करिए, एसीटोन बेंजीन, एसीटोन इथेनॉल, बेंजीन मीथेनॉल, ये मीथेनॉल है, एंड एसीटोन क्लोरोफॉर्म। अब देखिए इसमें आपको ध्यान देना है बहुत अच्छी तरह से, क्वेश्चन नंबर 10 में कौन सही होना चाहिए? एसीटोन बेंजीन नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, एसीटोन एंड क्लोरोफॉर्म, CH3 CO CH3 एंड क्लोरोफॉर्म CHCl3। ये देखो सेट है बेटा, ये जब दोनों को मिक्स करते हो तो ये कार्बोनिल ग्रुप है, देख रहे हैं ना? एसीटोन में ये कार्बोनिल ग्रुप है विच इज हाईली पोलर, ये बहुत पोलर होता है, ये कार्बोनिल ग्रुप इज हाईली पोलर इन नेचर। तो ये कार्बोनिल ग्रुप और इसमें ये देखिए CHCl3, इन दोनों को मिक्स करेंगे तो हाईली पोलर इनके बीच फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बढ़ जाता है। और जब एसीटोन को यानी प्रोपेनोन को क्लोरोफॉर्म के साथ मिक्स करेंगे तो कार्बोनिल ग्रुप होने के कारण इनके बीच फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बढ़ेगा तो वॉल्यूम घटेगा, और वॉल्यूम घटेगा तो V1 इसमें क्या हो जाएगा? V1 इज ग्रेटर देन V2, या यूं कह सकते हैं V2 इज लेस देन V1। इसका मतलब इसमें करेक्ट ऑप्शन कौन होगा? डी। इस तरह के क्वेश्चन करने का ध्यान रखना पड़ेगा कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन विद पॉजिटिव डिविएशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन विद नेगेटिव डिविएशन। तो जो दो कंपाउंड, दो लिक्विड आपस में मिक्स करते हैं उनमें पोलर कैरेक्टर देखना पड़ेगा। जितना ज्यादा पोलैरिटी होगी, समझ ध्यान दीजिए, जितनी ज्यादा पोलैरिटी होगी उनको मिक्स करने पर उनके बीच इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स उतना ही स्ट्रांग होगा, और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स स्ट्रांग होगा तो उनके मॉलिक्यूल के बीच का जो स्पेस है घटेगा, वॉल्यूम भी घट जाएगा, तो फाइनली वॉल्यूम कम हो जाएगा इनिशियल की तुलना में, तो उसका रिजल्टेड किस में आएगा? नेगेटिव में। अल्टीमेटली इसको हम रिमार्क करेंगे नॉन आइडियल सॉल्यूशन विद नेगेटिव डिविएशन विद राउल्ट्स लॉ। सो इट्स करेक्ट ऑप्शन इज एसीटोन एंड क्लोरोफॉर्म, राइट? Now next question number 11. That is very important question. Dear student, question number 11 is very important question, and this question is taken from the chapter Biomolecules. Organic chemistry का chapter है Biomolecules, जो मैथमेटिक्स स्टूडेंट के लिए, यानी मैथ्स स्ट्रीम से जो स्टूडेंट होते हैं 12th स्टैंडर्ड में, उनके लिए थोड़ा परेशानी जनरेट करने वाला चैप्टर होता है। लेकिन चूंकि मैथ स्टूडेंट होते हैं ना, उन्हें कंपोनेंटो डिपेंडेंटो का नॉलेज होता है, इट मींस वो कॉम्प्लेक्स को भी इजी बना लेते हैं, लेकिन हमें सिंसियरिटी तो इसमें मेंटेन करना पड़ेगा ना। तो यहां देखिए, ठीक है, अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ केमिकल स्ट्रक्चर। उनके जो केमिकल स्ट्रक्चर में जो कॉम्प्लेक्सिटी होगी उसके इंक्रीजिंग ऑर्डर, किसमें सबसे कम और किसमें सबसे ज्यादा। बेटा ये देख लीजिए, आपके सामने दिए हैं। ए स्टैंड फॉर फ्रैक्टोज,
B स्टैंड फॉर स्टार्च, C स्टैंड फॉर माल्टोज। अब इनके आपको फार्मूले आने चाहिए सभी को, ये मैं आपको बता दूं। ये जो फ्रैक्टोज है बेटा C6H12O6, दिस इज द फ्रैक्टोज। नेक्स्ट है फ्रैक्टोज के बाद स्टार्च। स्टार्च आपको मालूम होना चाहिए, स्टार्च एक कार्बोहाइड्रेट तो है बट पॉलीमर फॉर्म में पाया जाता है, मींस NC6H10O5 ये है। ये या ऐसे लिख सकते हैं C6H10O5 और N यहां लगा सकते हैं। N नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, मींस ये पॉलीमर फॉर्म में रहता है। और बेटा जो माल्टोज है दिस इज C12H22O11। अब कॉम्प्लेक्सिटी स्ट्रक्चर का मतलब जानते हैं बेटा, जो स्ट्रक्चर इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला है इजिली डिकम्पोज हो जाएगा, उसमें कॉम्प्लेक्सिटी सबसे कम होगी, और जो इजिली डिकम्पोज नहीं हो पाएगा उसकी कॉम्प्लेक्सिटी सबसे ज्यादा होगी। कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब है वो रिलेटेड कंपाउंड कितनी जल्दी डिकम्पोज हो जाएगा, कॉम्प्लेक्सिटी कम होगी, और रिलेटेड कंपाउंड जो बहुत ही कठिनाई से डिकम्पोज होगा उसकी कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा होगी। फार्मूला देख लीजिए, सबसे कॉम्प्लेक्स फ्रैक्टोज होगा, इसको फर्दर डिकम्पोज कराना इट इज टू डिफिकल्ट, सबसे ज्यादा डिफिकल्ट होगा। समझ रहे ना मेरी बात को, समझने का प्रयास करना। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और सबसे कम, सबसे इजी डिकम्पोज कराना किसको है? स्टार्च को। ये पॉलीमर फॉर्म में होता है, इसको डिकम्पोज कराना बहुत आसानी से डिकम्पोज हो जाता है। तो सबसे कॉम्प्लेक्स है डिकम्पोज कराना इसको, सबसे इजी इसको है, और इसको भी इजी है। स्टार्च से सबसे इजी तो स्टार्च है, और इसके बाद कौन है? ये माल्टोज। ये टूट जाएगा C6H12O6 प्लस C6H12O6, तो ये पॉलीमर है, आसानी से मोनोमर में डिकम्पोज हो जाएगा। ये जो माल्टोज है ये डाई ओलिगोसैकेराइड है, ये वाटर साथ आसानी से डिकम्पोज हो जाएगा। लेकिन हमें इसमें क्या करना, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना था। सबसे टफ है डिकम्पोज कराना फ्रक्टोज को, क्योंकि ऑलरेडी मोनोसैकेराइड फॉर्म में, तो पॉलीसैकेराइड सबसे इजी है, ठीक है ना। उससे थोड़ा टफ होता है ओलिगोसैकेराइड को डिकम्पोज कराना, और सबसे टफ होता है मोनोसैकेराइड को। तो इसमें कौन ऑप्शन सही होगा? देखिए ध्यान से, स्टार्च किसको इंडिकेट किया है? बी। बी सबसे इजी इसमें, इसका मतलब ये करेक्ट। और बी से थोड़ा टफ कौन आएगा? फ्रक्टोज। इट मींस इसका करेक्ट ऑप्शन है, इट्स करेक्ट ऑप्शन इज सी। 11 का बेटा डियर स्टूडेंट करेक्ट ऑप्शन है सी। देखा क्यों सी है? बी स्टैंड फॉर स्टार्च। स्टार्च को सबसे इजी है डिकम्पोज कराना, उससे टफ है माल्टोज जो ओलिगोसैकेराइड है, सी। सी स्टैंड फॉर माल्टोज। और सब ज्यादा टफ किसको है? फ्रक्टोज को। स्ट्रक्चर मैंने आपको दिखाया। तो जब कॉम्प्लेक्सिटी बात आए तो कॉम्प्लेक्सिटी उस स्ट्रक्चर को कहते हैं जो आसानी से डिकम्पोज ना हो। क्लियर? दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट डियर स्टूडेंट। उम्मीद करते हैं कि आपको विद नॉट ओनली द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, you are now grasping with the whole the theme with conceptual approach, right? और इसके बाद आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए, ये लिखा है द फॉलोइंग डायग्राम शोज द वेपर प्रेशर कर्व फॉर CH3F, CH3OH, CH3, COOH एंड SCHO। ये देखिए आपके सामने लिखे हैं, कौन किसका है? ये कर्व बेटा दिया है, कर्व फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ रेस्पेक्टिवली आर फॉर। अब इनमें आपको सेट करना है, ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। ये देखिए आपको दिख नहीं रहा था, इसमें देखिए यू विल नोटिस द कॉन्सेप्ट। ये फर्स्ट है कर्व, दिस इज सेकेंड, दिस इज थर्ड, और लास्ट वन इज द फोर्थ।
देख लीजिए जो फर्स्ट है इसका वेपर प्रेशर टेम्परेचर को क्या करने पर, टेम्परेचर को, ये वेपर प्रेशर की बात हो रही है और नीचे यहां टी है, टेम्परेचर बढ़ाने पर किसका वेपर प्रेशर सबसे ज्यादा बढ़ता है और किसका वेपर प्रेशर सबसे कम बढ़ता है, ये पता लगाना है। और वेपर प्रेशर क्या होता है, द प्रेशर विच इज अप्लाइड बाय वेपराइज मॉलिक्यूल ऑन द सरफेस ऑफ रिलेटेड लिक्विड इज नोन एज वेपर प्रेशर। मीन दिस क्वेश्चन इज रिलेटेड टू फिजिकल केमिस्ट्री अंडर द चैप्टर सॉल्यूशन। और टॉपिक कौन सा है, वेपर प्रेशर। और वेपर प्रेशर जब वेपराइज होता है, मॉलिक्यूल हीट करते हैं किसी लिक्विड को तो वेपर में कन्वर्ट होता है, और जिसकी जो वेपराइज मॉलिक्यूल होते हैं वो जो प्रेशर डालते हैं वो वेपर प्रेशर कहलाता है। अब वेपर, अब इससे का मतलब वेपर प्रेशर किसका ज्यादा होगा, जिसका रेट ऑफ वेपराइजेशन हाई होगी, जिसकी रेट ऑफ वेपराइजेशन जितनी हाई होगी उसका वेपर प्रेशर उतना ही अधिक होगा, और जिसकी रेट ऑफ वेपराइजेशन जितनी पुअर होगी उसका वेपर प्रेशर उतना ही कम होगा। अब रेट ऑफ वेपराइजेशन किस पे डिपेंड करती है, डियर स्टूडेंट, यहां पर रेट ऑफ वेपराइजेशन यूज टू डिपेंड, जानते हो कहां पर डिपेंड करेगी, ये डिपेंड करेगी उसके मॉलिक्यूल, लिक्विड के मॉलिक्यूल के बीच लगने वाले इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स पर। किस पर, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स पर डिपेंड करेगी। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स वीक है तो इजिली वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, वो फोर्स ब्रेक हो जाएगा हीट करने से, और जिसमें स्ट्रॉन्ग है उसको इक्विवेलेंट हीट देंगे तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स वेपर में कन्वर्ट तो होंगे बट स्लोली, और जब वेपर ही कम बनेगी तो वेपर प्रेशर तो बड़ नेचुरल कम होगा। अब यहां देखिए जरा ध्यान से, ये जो CH3 दिख रहा है, यह इज हाईली इलेक्ट्रोनिगेटिव, ये आप देखिए यहां पर दिस इज हाईली इलेक्ट्रोनिगेटिव, यफ लगा है। जिस कंपाउंड में यफ होगा उसके मॉलिक्यूल के बीच फोर्स ऑफ इंटरेक्शन सबसे ज्यादा होगा, और यदि सबसे कम किसी का होगा बेटा, यदि सबसे कम होगा किसी का तो एसिटिक एसिड का होगा। लगने वाला फोर्स ऑफ इंटरेक्शन इसमें सबसे ज्यादा होगा और इसमें लगने वाला फोर्स ऑफ इंटरेक्शन सबसे कम होगा, और जिसका फोर्स ऑफ इंटरेक्शन सबसे ज्यादा है बेटा, टेम्परेचर बढ़ाने पर उसका वेपर प्रेशर सबसे कम होगा क्योंकि रेट ऑफ वेपराइजेशन स्लो होगी, और जिसका मॉलिक्यूल के भी लगने वाला फोर्स ऑफ इंटरेक्शन सबसे कम है उसकी वेपर प्रेशर सबसे ज्यादा होगी। तो डियर स्टूडेंट आप देख सकते हो और इसके करेक्ट ऑप्शन की ओर जा सकते हो, ये पहला है। देखिए सबसे कम यानी पहला वाला जो ग्राफ है, ये देखिए यहां पर इसको हीट किया गया तो ये एसिटिक एसिड होगा। देखिए यहां कहां तक बढ़ जाता है, यहां तक बढ़ के आ गया, यहां था हीट किया इतना ऊपर पहुंच गया। देखिए वाई एक्सेस में देखिए यहां पर वेपर प्रेशर मेजर किया गया है, ये ऊपर को, तो सबसे ज्यादा ये नीचे वाला ऊपर को जा रहा है, इसका मतलब ये नीचे वाला सबसे एसिटिक एसिड होगा और सबसे ऊपर वाला CH3 होगा। एसिटिक एसिड से वेपर प्रेशर कम किसकी होगी, फिर मेथेनॉल की होगी, मेथेनॉल से कम किसकी होगी, फॉर्मेल्डिहाइड की होगी, और सबसे कम किसकी होगी, ये ऊपर वाली CH3 की होगी, नीचे वाली CH3COH की होगी। ये डिपेंड करता है उनके बीच लगने वाला फोर्स। एसिटिक एसिड मॉलिक्यूल के बीच फोर्स सबसे कम है और इसके बीच फोर्स CH3 के फोर्स सबसे ज्यादा है। तो डियर स्टूडेंट इट्स करेक्ट आंसर इज ए। इससे कंक्लूजन क्या मिला, कंक्लूजन मिला कि जब वेपराइजेशन की बात है तो आप देख लीजिए उसके मॉलिक्यूल के बीच लगने वाला फोर्स ऑफ इंटरेक्शन, उस कंपाउंड में मोलारिटी उसके देख लीजिए पोलैरिटी पर, हाउ मच पोलर, उसका पोलर क्या है, जिसका नेचर जितना ज्यादा पोलर होगा उसके मॉलिक्यूल बीच लगने वाला फोर्स ऑफ इंटरेक्शन उतना ही अधिक होगा, अल्टीमेटली उसके रेट ऑफ वेपराइजेशन सबसे कम होगी, और रेट ऑफ वेपराइजेशन सबसे कम होगी तो वेपर कम बनेगी, अल्टीमेटली उसका वेपर प्रेशर भी सबसे कम होगा। तो डियर स्टूडेंट इट्स करेक्ट आंसर इज ए रिलेटेड टू क्वेश्चन नंबर 12। नेक्स्ट देखिए 13 क्वेश्चन है। इन COF6 पावर -3 है, यहां COF6 आप देख रहे हैं, ये दिस क्वेश्चन इज टेकन फ्रॉम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से लिया गया है अंडर द चैप्टर, और बेटा उस चैप्टर का नाम है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। ये है चैप्टर हमारा, एक कंपाउंड है COF6, CO
F6 और यहां पर -3 चार्ज है। और यहां पर ये जो बेटा ये देखो सही प्रिंट नहीं है, ये जो कोबाल्ट दिख रहा है यहां पे कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है। ओके, हियर द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कोबाल्ट की +3 है ऑक्सीडेशन स्टेट। इट मींस कोबाल्ट 3 इलेक्ट्रॉन को लूज करता है और किसमें 4d ऑर्बिटल में। और हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाता है sp3d2। इसका हाइब्रिडाइजेशन है sp3d2 और वो भी किसमें एंटर करेगा 4th d में एंटर करेगा। 4th d में एंटर करने का मतलब क्या हुआ, ये तो आप जान गए, यह वीक लिगेंड होता है ना, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को पेयर्ड में कन्वर्ट नहीं कर पाता है। तो ये आउटर स्पिन कोऑर्डिनेशन एंटाइटी इसका एग्जांपल होगा। इनर स्पिन 3d नहीं होगी, nd नहीं, n-1d नहीं होगी, nd ऑर्बिटल में एंटर करेंगे। तो इससे सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है, हाउ मेनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर देयर। बेटा सो इजी। कंपाउंड बनने के बाद देखिए यहां पर कौन है कोबाल्ट। डियर स्टूडेंट, कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर होता है 27, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d7। यानी लास्ट में बेटा इसके आया है 4s2, 3d7, 4s2 और 3d7, 1 2 3 4। यह है 4s2 और 3d7, 1 2 3 4 5 6 7 ये है। और जब ये 3 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा कैसे जाना, ऑक्सीडेशन स्टेट +3 लिखिए। तो 3 लूज करने के बाद कैसे लूज करेगा, पहले तो s के दोनों चले जाएंगे, s ऑर्बिटल पूरी वैकेंट हो गई और d में d से 1 जाएगा, 1 2 3 4। बेटा d से 1 इलेक्ट्रॉन एंटर कर जाए, यहां से निकलेगा तो निकल जाए, क्योंकि 3 निकालना है ना, 2 s से गए और 1 d से जाएगा, तो यहां 6 बचेंगे, 1 2 3 4 5 और 6। क्लियर। अब आप कहेंगे जब ये F के साथ कोऑर्डिनेशन होगा, F कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाएगा तो यह वीक लिगेंड्स है। और वीक लिगेंड क्योंकि स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में F शुरू में आ जाता है, ये वीक लिगेंड्स है। और जब वीक लिगेंड्स है तो ये इन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को पीछे पेयर्ड में शिफ्ट नहीं कर पाएगा। जो F दे रहा है ना, F जो लोन पेयर देगा वो लोन पेयर 4 के d में एडजस्ट होंगे, 3 के d में एडजस्ट नहीं होंगे, क्योंकि ये वीक फील्ड लिगेंड्स है। अल्टीमेटली कंपाउंड बनने के बाद भी ये 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहां पर बने रहेंगे। ये F लिगेंड है ना इसमें, और F इनको पीछे शिफ्ट नहीं कर पाएगा। इट मींस इसका करेक्ट आंसर है फोर्थ बी, इसका फोर्थ ऑप्शन, ये जो बी ऑप्शन इज करेक्ट। यानी कंपाउंड बनने के बाद भी इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 4। करेक्ट। नेक्स्ट देखिए 14, which of the following reaction convert acetone into hydrocarbon having same number of carbon atom। इसमें कौन सा ऐसे रिएक्शन है जिसमें किसको हमें कन्वर्ट करना है, एसीटोन को हाइड्रोकार्बन में। एसीटोन हाइड्रोकार्बन में भी कन्वर्ट हो जाए और नंबर ऑफ कार्बन एटम में कोई डिडक्शन ना होने पाए। इट मींस दिस क्वेश्चन इज टेकन फ्रॉम द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अंडर द चैप्टर एल्डिहाइड एंड कीटोन। और कौन से रिएक्शन, 4 रिएक्शन दिए। उल्फ किस्नर रिडक्शन, हाफ मैन ब्रोमेमाइड में कार्बन कम हो जाता है, ग्रीनार रिएजेंट में कीटोन से नहीं बना सकते, कीटोन से बनाएंगे सेकेंडरी अल्कोहल, टर्सरी अल्कोहल बन जाएगा। रिडक्शन विद लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड्स कराएंगे तो कीटोन सेकेंडरी अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका मतलब इसका करेक्ट ऑप्शन इज, डियर स्टूडेंट, इट्स करेक्ट ऑप्शन इज कंसीडर टू बी उल्फ किस्नर रिडक्शन। ये, और मैं आपको बता दूं उल्फ किस्नर कैसे। ये देखिए, दिस इज द एसीटोन, एसीटोन है ना, C डबल बॉन्ड O, और इसमें हाइड्रोजन से रिएक्शन कराते हैं, H2NH2 उल्फ किस्नर, ये निकल जाता है, वाटर इज गोइंग टू
रिमूव, और वाटर निकल जाएगा तो हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3 CH3 C डबल बॉन्ड EN NH2। ओके, और इसको हीट करते हैं, फर्दर हीट करेंगे तो ये N2 निकल जाएगा और हमारा प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, CH3 CH3 CH2, N2 इज रिलीज्ड, और ये क्या बन गया, CH3 CH2 CH3, यानी प्रोपेन बन गया। क्लियर, ये मैंने प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दे दिया। इट्स करेक्ट ऑप्शन इज ए। ओके, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 15। ये देख लीजिए 3 क्वेश्चन है, सेक्शन ए कंप्लीट होगा। 3 क्वेश्चन है जो एसर्शन एंड रीजन बेस्ड होते हैं। एसर्शन एंड रीजन में मालूम है ना आपको कॉन्सेप्ट होता है, पहले लिखा होता है ऑप्शन ए, एसर्शन एंड रीजन बोथ आर करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसर्शन। दूसरे में कहा जाता है ए एसर्शन एंड रीजन बोथ आर करेक्ट बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसर्शन। थर्ड ऑप्शन होता है एसर्शन इज करेक्ट बट रीजन इज रॉन्ग, और फोर्थ ऑप्शन होता है एसर्शन इज रॉन्ग एंड रीजन इज करेक्ट। अब इसमें देखिए पहला 16 में देखिए, 16 में पढ़िए क्वेश्चन, दिस इज रिलेटेड टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड द चैप्टर फिनॉल, अल्कोहल फिनॉल एंड ईथर चैप्टर है। इसमें एसर्शन में लिखा है आर्थोनाइट्रोफिनॉल इज लेस सोल्युबल इन वाटर देन मेटा एंड पैरा आइसोमर। बिल्कुल सही बात है। ये जो आर्थोनाइट्रोफिनॉल है, ये देखिए आर्थोनाइट्रोफिनॉल को देख लीजिए मैं आपके सामने, क्यों, केवल आंसर ही ना देखिए, उसके पीछे का पूरा कॉन्सेप्ट देखिए। दिस इज आर्थोनाइट्रोफिनॉल, फिनॉल है, आर्थो पोजीशन में NO2 लगा है, ये क्या फॉर्म करेगा, इंट्रामालिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंट्रामालिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और व्हेन इट विल फॉर्म इंट्रामालिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो ये वाटर के साथ फिर इंटरमालिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बना पाएगा, ठीक है ना। तो लिखा आर्थोनाइट्रोफिनॉल लेस सॉल्युबल, और ये क्यों बना लेते हैं, ये देखिए पैरा, अब ये जो है ना ये तो फिनॉल ही है, अब ये कहां पे लगा है, पैरा एंड मेटा, ये मेटा नाइट्रोफिनॉल हो गया है ना, और दूसरा ये पैरा हो गया और ये फिनॉल है, और मेटा पोजीशन पे लगा दो, ये मेटा नाइट्रोफिनॉल है। ये दोनों वाटर के साथ क्या बना लेंगे, इंटरमालिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। मींस इस क्वेश्चन का जो सॉल्विंग बेस है, सॉल्विंग कॉन्सेप्ट है, वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग पर है। इंट्रा एडजेसेंट कार्बन हो तो इंट्रा बना लेंगे, इसमें साइज छोटा हो जाता है, दूसरे के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना पाता। लेकिन जबकि इंटरमालिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जब यहां पे एक कार्बन या 2 कार्बन का गैप हो जाए तो ये क्या बना लेगा, ये पैरा नाइट्रोफिनॉल और मेटा नाइट्रोफिनॉल है, ये वाटर के साथ इंटरमालिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेंगे, अल्टीमेटली दीज आर मोर सॉल्युबल। तो स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है ना। नीचे क्या लिखा है, मेटा एंड पैरा नाइट्रोफिनॉल एग्जिस्ट एज ए एसोसिएटेड मॉलिक्यूल, ये गलत है। पहला स्टेटमेंट तो सही है बट सेकेंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग, एंड व्हेन सेकेंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग तो इसका मतलब कौन सा ऑप्शन चुनेंगे, एसर्शन इज करेक्ट बट रीजन इज रॉन्ग, एसर्शन इज करेक्ट एज वेल एज रीजन इज रॉन्ग। तो आपने इसका सॉल्यूशन देख लिया था, ये कौन सा ऑप्शन आएगा बताइए भाई। डियर स्टूडेंट, पहले मैंने कहा आर्थोनाइट्रोफिनॉल इज लेस सॉल्युबल इन वाटर देन मेटा नाइट्रो आर्थो एंड पैरा आइसोमर, ये बिल्कुल करेक्ट है, इसमें किसी प्रकार के। लेकिन नीचे क्या लिखा है, मेटा एंड पैरा नाइट्रोफिनॉल एग्जिस्ट एज एसोसिएटेड मॉलिक्यूल, एसोसिएट तो कर जाते हैं, एसोसिएटेड मॉलिक्यूल होते हैं, है ना, ये एसोसिएट करेंगे। लेकिन ये पहले का करेक्ट रीजन नहीं है, ये सर्सन अपने आप में करेक्ट है, और ये जो रीजन है ये स्टेटमेंट तो करेक्ट है, लेकिन असर्शन का एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बी, इसका जो आंसर आएगा वो बी होगा ऑप्शन बी। पीछे लिखा था assertion is correct, assertion and reason both are correct, but reason is not correct explanation of assertion.
तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बी, राइट। आगे देखिए, नेक्स्ट है 17, क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, ग्लूकोज डज नॉट फॉर्म द हाइड्रोजन बाइसल्फाइड एज ए एडिशन प्रोडक्ट। आपको मालूम है ना, दिस क्वेश्चन इज टेकन फ्रॉम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में चैप्टर है बाय मॉलिक्यूल, बाय मॉलिक्यूल। उसमें ग्लूकोज है, ग्लूकोज 2,4-DNP और NaHSO3 से रिएक्शन परफॉर्म नहीं करता है। क्यों नहीं परफॉर्म करता? क्योंकि इनके कांटेक्ट में आने पर ग्लूकोज साइक्लिक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है और उस साइक्लिक स्ट्रक्चर में एल्डिहाइड ग्रुप नहीं होता। ओके, तो ये पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है। रीजन क्या लिखा है? ग्लूकोज इज नॉट सो रिएक्टिव टू फॉर्म द प्रोडक्ट विथ NaH। ये गलत है, ये तो बिल्कुल गलत है। इसका करेक्ट रीजन क्या है? ये स्टेटमेंट भी गलत है और अपर वाले का जो असर्शन का करेक्ट रीजन भी नहीं है। तो इसमें क्या है? असर्शन इज करेक्ट बट रीजन इज रॉन्ग। ऑप्शन कौन सा आता है? दिस इज द ऑप्शन सी। मतलब समझ में आ गया ना सभी लोगों के? ये ऊपर वाला सही है, NaHSO3 सारी रिएक्शन नहीं करता है। रीजन एक्चुअल क्या था? साइक्लिक स्ट्रक्चर के कारण। लेकिन इसमें क्या बताया जा रहा है? ग्लूकोज इज नॉट सो रिएक्टिव टू फॉर्म। ये रिएक्टिविटी से कोई मतलब नहीं है, वो साइक्लिक स्ट्रक्चर है। तो ये असर्शन करेक्ट है, रीजन रॉन्ग है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट 18 में देखिए, 18 में लिखा है इन ऑर्डर टू कन्वर्ट एल्काइल क्लोराइड टू प्योर एल्काइल अमाइन Gabriel Thalamide synthesis reaction can be used. Gabriel Thalamide synthesis reaction is used. ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, आप लोग जानते होंगे। Gabriel Thalamide synthesis reaction ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अमाइन चैप्टर से ली गई है, और दिस इज द प्रिपरेशन प्रोसेस ऑफ अमाइन। Gabriel Thalamide जानते हैं, थैलिक एनहाइड्राइड से बनाते थैलीमाइड, और थैलीमाइड की रिएक्शन एल्काइल हैलाइड से कराकर, थैलीमाइड से पहले एल्काइल हैलाइड कराते हैं, KOH से कराते हैं, फिर एल्काइल हैलाइड से कराते हैं, बाद में उसका हाइड्रोलिसिस करा देते हैं तो प्राइमरी अमाइन बनता है। इससे हम प्राइमरी अमाइन बना सकते हैं, और वो भी एलिफेटिक बना सकते हैं, एरोमेटिक नहीं, क्योंकि एरोमेटिक कंपाउंड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देते हैं, और गैब्रियल थैलीमाइड कंप्लीटली न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। तो इसमें लिखा है इन ऑर्डर टू कन्वर्ट एल्काइल हैलाइड टू एल्काइल अमाइन, primary alkyl halide into primary alkyl amine, Gabriel Thalamide synthesis can be used. It is correct. Reason क्या है? With proper choice of alkyl halide, Thalamide synthesis can be used to prepare 1, 2, 3। ये बिल्कुल wrong। इसका मतलब assertion तो इसका correct है, reason wrong। इसका भी ऑप्शन क्या है? C। Its option is also given as C। तो डियर स्टूडेंट, इस तरह से ये 18 क्वेश्चन मैंने आपके डिस्कस किया, और दीज 18 क्वेश्चंस आर रिलेटेड सेक्शन ए में थे 18 मार्क्स का, 70 में 18 मार्क्स का ये डिस्कशन हुआ, और ये आपके ऑब्जेक्टिव यानी MCQ में था। तो MCQ में आपके लास्ट के 4 क्वेश्चंस आर आल्सो रिलेटेड टू असर्शन एंड रीजन। आपको बेसिक कॉन्सेप्ट सब मैंने एक्सप्लेन किया। सेक्शन बी और सी, डी और ई के लिए हम आपसे मुलाकात करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।